आइए आज हम लोग स्टडी करेंगे क्वेश्चन नंबर 36 कह रहा है R1 त्रिज्या तथा Q1 आवेश वाला एक गोला, छोटा गोला R2 त्रिज्या और Q2 आवेश के गोलीय खोल यानी कोश से घिरा है। कहने का मतलब ये है कि ये जो छोटा वाला अंदर वाला गोला है इस पर Q1 आवेश दिया गया है और इसकी त्रिज्या ये R1 है। गोला है स्फीयर, वृत्त और गोला यानी सर्किल और स्फीयर में हमने अंतर बताया था कि वृत्त द्विविमीय होता है यानी 2 डायमेंशनल। वृत्त को इस कागज पर खींचा जा सकता है जबकि गोले को हम इस पर खींच नहीं सकते क्योंकि उसमें 3 डायमेंशन होती है, त्रिविमीय होता है। जैसे फुटबॉल तुम्हारा गोला है, गेंद खेलने वाली तुम्हारी गोला है, लेकिन तार को अगर ऐसे वृत्ताकार पथ में घुमा दिया जाए, तार कोई हो तो उसको मोड़ दिया जाए छल्ला, जिस तरह से छल्ला वृत्त के आकार का है, वृत्ताकार है, जबकि फुटबॉल गोलाकार है। तो गोला और वृत्त में अंतर समझिए। तो अंदर वाले की त्रिज्या R1 है और इस पर Q1 आवेश दिया गया है जो कि Q1 धनात्मक है, और एक R2 त्रिज्या है। देखिए बड़े वाले गोले की त्रिज्या R2 है जिस पर Q2 आवेश है, इससे इस अंदर वाले को घेर दिया गया है। तो जब दोनों को एक तार द्वारा जोड़ दिया जाता है आवश्यक रूप से आवेश गोले से खोल की तरफ ही प्रवाहित होगा, चाहे खोल पर आवेश Q2 कुछ भी हो। तो ये कह रहा है कि जब इसको हम किसी तार से जोड़ देंगे, कोई तार है, मान लीजिए कोई तार है, इससे ऐसे जोड़ दिया तो जाहिर सी बात है कि अंदर वाले गोले का आवेश बाहर वाले गोले में चला जाएगा। कह रहा है अंदर वाले में आवेश चाहे कुछ भी हो, आवेश चाहे कुछ भी हो अंदर वाले से बाहर वाले में ही जाएगा। तो इस चीज की हमको व्याख्या करना है कि क्यों ऐसा होगा। तो देखिए इसको हम कई बार बता भी चुके हैं। तो अंदर वाले गोले पर देखिए धनात्मक आवेश है, तो प्रेरण के कारण यानी इंडक्शन के कारण इसमें प्लस है तो इसमें माइनस आ जाएगा। क्यों आ जाएगा? ये पॉजिटिव है तो जाहिर सी बात है कि प्लस वाला माइनस वाले को खींचता है, तो प्लस वाले के पास ही माइनस होगा। जब ये इधर माइनस होगा तो बाहर की तरफ प्लस होना पड़ेगा, क्योंकि ये न्यूट्रल था बाहर वाला, तो प्लस और माइनस मिल करके न्यूट्रल हो जाएंगे, उदासीन हो जाएंगे। तो अंदर जितना माइनस होगा उतना ही बाहर प्लस होगा, क्योंकि दोनों बराबर होंगे तभी जोड़ने पर 0 आएगा यानी उदासीन होंगे। तो अब देखते हैं, चूंकि R2 और R1 छोटे गोले और गोलीय खोल की त्रिज्याएं हैं क्रमशः, यानी R1 छोटे गोले की और R2 बाहरी गोलीय खोल जो इसको घेरे हुए है बाहर से उसकी त्रिज्या है। खोल गोले को घेरे हुए हैं, प्लस Q आवेश गोले पर है तथा प्लस Q2 आवेश खोल पर है। प्लस Q1 छोटे वाले गोले पे है और खोल जो इसको घेरे हुए उस पर प्लस Q2 आवेश। चूंकि आवेशित चालक के भीतर विद्युत क्षेत्र शून्य होता है। अब देखिए कोई भी आवेशित चालक हो उसके अंदर विद्युत क्षेत्र शून्य होता है, कई बार बता चुके हैं। तो अंदर विद्युत क्षेत्र शून्य होगा। तो गाउस का नियम अगर यहाँ पर लगा दें तो E = 0, तो फाई = कोई बंद सर्किल है या बंद कोई गोला है, तो इसलिए यहाँ पे गोला बनाया गया, उस सरफेस के लिए E.ds हो जाएगा गाउस के नियम से। तो फाई = Q2/ε0। ये देखिए बड़े जो गोलीय खोल है जिसकी त्रिज्या R2 है उसके लिए है, क्योंकि उसमें आवेश Q2 है, तो उसके लिए
फाई इक्वल टू Q2 अपान एप्सिलॉन नॉट था। चूँकि गोलीय खोल में Q2 बराबर 0 इसलिए E बराबर 0 इसके अंदर है। तो देखिए चूँकि अंदर वाले में प्लस Q आवेश था तो उसके कारण अंदर वाले में प्लस Q1 आवेश था, उसके कारण इसमें प्रेरण के कारण आवेश उत्पन्न हुआ है। तो हकीकत में देखा जाए तो बाहर वाले पर खुद का कोई आवेश नहीं है। तो जब खुद का कोई आवेश नहीं होगा तो Q2 इक्वल टू 0 है। जब Q2 0 होगा तो विद्युत क्षेत्र भी 0 होगा, क्योंकि विद्युत क्षेत्र का फार्मूला होता है E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपान R स्क्वायर। जब Q 0 है तो पूरा 0 हो जाएगा। अब देखिए, चूंकि Q2 खोल के बाहरी पृष्ठ पर होना चाहिए, अतः प्लस Q1 आवेश द्वारा वाला गोला खोल के अंदर बंद है, अतः खोल के आंतरिक पृष्ठ पर माइनस Q1 आवेश और बाहरी पृष्ठ पर प्लस Q1 आवेश उत्प्रेरित होंगे। तो ध्यान दीजिए, इस पर प्लस Q आवेश है अंदर वाले पर, तो इसके अंदर माइनस Q1 और बाहर प्लस Q1 आवेश उत्प्रेरित होंगे, यानी इंडक्शन द्वारा ऐसा हो जाएगा। और ये देखिए प्लस Q2 इसका खुद का चार्ज है बाहर वाले गोले का। तो देखिए यहाँ पर जो लिखा है कि गोलीय खोल में Q2 बराबर 0, तो गोलीय खोल का मतलब ये जो बड़ा वाला है इसके अंदर की बात हो रही है। अंदर, बाहर है Q2 आवेश, अंदर नहीं है। तो अंदर Q2 0 है, तो जब Q2 0 होगा अंदर तो E भी 0 होगा। आप देखिए, ये उत्प्रेरण के कारण उत्पन्न होगा। इस प्लस Q1 है तो इस पर माइनस Q1 होगा और बाहर प्लस Q1 होगा प्रेरण के कारण। तो बाहरी पृष्ठ पर आवेश कितना हो जाएगा? Q2 इसका खुद का है बाहरी वाले का, और प्लस Q1 हो जाएगा अंदर वाले के प्रेरण के कारण। क्योंकि आवेश सदैव बाहरी पृष्ठ पर होता है तो ये बाहरी पृष्ठ पर ही रहेगा आवेश, अंदर कुछ भी नहीं होगा, अंदर कुछ भी नहीं होगा। तो अंदर वाले पृष्ठ पर किसी भी प्रकार का आवेश नहीं होगा। फिर से एक बार समझिए, अंदर वाले पर प्लस Q1 आवेश है, बाहर वाले पर प्लस Q2। तो अंदर वाले पर ये जो प्लस Q1 है इसके कारण प्रेरण एक प्रक्रिया होती है, तो इस पर अंदर प्लस है तो इस पर अंदर माइनस हो जाएगा, और इस पर माइनस है तो इस माइनस को उदासीन करने के लिए बाहर प्लस Q1 हो जाएगा। तो ये प्लस Q1 हो गया। तो जाहिर सी बात है कि ये प्लस है, ये माइनस है, तो ये प्लस Q1 हो गया। तो बाहरी पृष्ठ पर Q2 तो पहले से था और Q1 हो गया। आंतरिक पृष्ठ पर Q2 नहीं था, इसलिए आंतरिक पर Q2 बराबर 0 है, तो अंदर विद्युत क्षेत्र भी 0 है इस बड़े वाले के कारण। तो अब जब इसको हम चालक तार से जोड़ देंगे तो अंदर वाला पूरा आवेश बाहर आ जाएगा, अंदर कुछ भी नहीं रहेगा। तो अंदर Q1 है और बाहर Q2 है, तो कुल मिला करके बाहरी पृष्ठ पर आवेश Q2 प्लस Q1 या Q1 प्लस Q2 हो जाएगा, अंदर कुछ भी नहीं रहेगा। और अंदर क्यों नहीं रहेगा, दुनिया की गणित बताई गई है, ये सब समझने की कोई जरूरत नहीं है। सीधी सी बात है कि जैसे धन धन आवेश है या ऋण ऋण आवेश है, तो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करता है समान आवेश। तो जब प्रतिकर्षित करेगा तो दूर भागेगा। तो ये प्लस प्लस है, प्रतिकर्षित करेगा तो दूर भागेगा। अब भागने के लिए जगह नहीं है, लेकिन जब हम तार से जोड़ देंगे तो तार से होकर बाहर आने के लिए रास्ता खुल जाएगा। तो जब चालक तार से जोड़ देंगे तो बाहर की ओर आवेश भागेगा, तो जाहिर सी बात है कि दूर रहना पसंद करेगा। तो ये बाहरी पृष्ठ ही सबसे दूर है, इसलिए आवेश यहीं पर रहेगा। मेन मुद्दा ये है, और समझाने के लिए कैसे भी समझाया जा सकता है। इसलिए Q1 आवेश गोले के बाहरी पृष्ठ से खोल के बाहरी पृष्ठ की ओर उस समय प्रवाहित होता है जब उन्हें तार से जोड़ देते हैं।
जब तार से जोड़ेंगे तभी प्रवाहित होगा, क्योंकि बिना तार के आवेश जा ही नहीं पाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 37 आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 37 कह रहा है निम्नलिखित का उत्तर दीजिए। पहला है पृथ्वी के पृष्ठ के सापेक्ष वायुमंडल की ऊपरी परत लगभग 400 किलोवोल्ट पर है, जिसके संगत विद्युत क्षेत्र ऊंचाई बढ़ने के साथ कम होता है। पृथ्वी के पृष्ठ के समीप विद्युत क्षेत्र लगभग 400 वोल्ट पर मीटर है। तब फिर जब हम घर से बाहर खुले में जाते हैं तो हमें विद्युत आघात क्यों नहीं लगता? घर को लोहे के पिंजरा मान लीजिए, अतः उसके अंदर कोई विद्युत क्षेत्र नहीं है। तो कहने का मतलब ये कह रहा है कि पृथ्वी का जो सरफेस है अर्थ का, वहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो लगभग 100 वोल्ट पर मीटर है, और जो एटमॉस्फेयर है जहाँ तक हवा है तो उसकी अगर ऊपरी परत पर देखा जाए तो लगभग 400 किलो वोल्ट का जो है पोटेंशियल है, ऊपर विभव है। तो कहने का मतलब ये है कि अर्थ पर 100 वोल्ट पर मीटर का विद्युत क्षेत्र है, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड है, यानी प्रत्येक मीटर पर लगभग 100 वोल्ट यानी 100 वोल्ट का पोटेंशियल है, और ऊपरी परत पर जहाँ पर वायुमंडल खत्म होता है 400 किलो वोल्ट का वहाँ पर पोटेंशियल है या विभव है। तो विभव में अंतर हो गया, ऊपर 400 किलो वोल्ट है, नीचे 100 है। तो कहने का मतलब विद्युत धारा यानी करंट प्रवाहित होगी। तो हमें झटका क्यों नहीं लगता है, ये पूछ रहा है। और जब हम घर में रहते हैं तो ना लगे तो माना जा सकता है, क्योंकि बंद चीज के अंदर विद्युत क्षेत्र नहीं होता है। तो वही बता दिया कि घर को लोहे का पिंजरा अगर मान लें तो उसके अंदर कोई विद्युत क्षेत्र नहीं है, तो ये माना जा सकता है कि चलिए घर के अंदर नहीं लग रहा है, लेकिन बाहर निकलने पर इलेक्ट्रिक फील्ड है, यानी विद्युत क्षेत्र भी है और विभवांतर भी है, पोटेंशियल डिफरेंस भी है। ऊपर 400 किलो वोल्ट है, नीचे 100 है। तो इतना ज़्यादा वोल्टेज डिफरेंस होने के बाद भी हमें झटका क्यों नहीं लगता है, ये पूछा जा रहा है। तो पहले वाले का आंसर देते हैं, फिर नीचे आते हैं। तो यहाँ पर देखिए, हमारा शरीर तथा पृथ्वी समविभव पृष्ठ बन जाता है। जैसे हमारी बॉडी है, तो अगर हम बॉडी और अपनी अर्थ को देखें, पृथ्वी को, तो जैसे हमने बताया था कि किसी चालक को अगर आवेश दे दिया जाए, तो अगर दूरी r पर कोई गोलाकार घेरा बनाए खोल, तो उस पर उसकी सतह पर सब जगह जहाँ से पृथ्वी की त्रिज्या के समान त्रिज्या होगी वो समविभव पृष्ठ पर होगा। तो वही कह रहा है कि हमारा शरीर तथा पृथ्वी समविभव पृष्ठ बन जाते हैं। क्यों? क्योंकि हम पृथ्वी की सतह पर हैं और पृथ्वी की त्रिज्या, पृथ्वी इतनी बड़ी है कि जितना दूर हम चलते हैं तो लगभग समान त्रिज्या रहती है। तो समान विभव यानी इक्विपोटेंशियल सरफेस की तरह पृथ्वी की सरफेस काम करती है। तो वही कह रहा है कि हमारा शरीर तथा पृथ्वी समविभव पृष्ठ बन जाता है, जिसका अर्थ है कि पृथ्वी एवं शरीर का विभव एक ही होता है और उनमें कोई विभवांतर नहीं होता है। इसलिए जब हम घर से बाहर खुले में आते हैं तो बाहर की खुली वायु का प्रारंभिक समविभव पृष्ठ शरीर को इस प्रकार आवेशित करता है कि सिर तथा धरती एक ही विभव पर होती है। तो सीधी सी बात है कि जब पृथ्वी की बात आ जाती है तो उसकी सतह पर सारी जगह विभव समान है। तो पृथ्वी का जब आवेश हमारे शरीर में आता है तो हमारे शरीर में पैर से लेकर के सर तक समविभव पृष्ठ ही रहता है, यानी विभवांतर नहीं होता है, या यूं कहें कि विभवांतर 0 होता है। तो इस वजह से हमें करंट नहीं लगता है। इस प्रकार शरीर में कोई धारा प्रवाहित नहीं होती और इसलिए हमें किसी भी प्रकार के झटके का अनुभव नहीं होता। तो जाहिर सी बात है कि धारा यानी करंट पोटेंशियल के डिफरेंस की वजह से प्रवाहित होती है, विभवांतर की वजह से। और जब विभवांतर नहीं है तो जाहिर सी बात है कि हमें कोई झटके का अनुभव
नहीं होगा। अब अगला देखते हैं बी वाला। कह रहा है एक व्यक्ति शाम के समय अपने घर के बाहर 2 मीटर ऊंचा अवरोधी पट्ट रखता है, यानी 2 मीटर ऊंचा इंसुलेटर वाला पट्टा रखता है जिसमें आवेश प्रवाहित नहीं हो सकता, इधर उधर जहां है वहीं रहेगा, जिसके शिखर पर एक 1 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल की बड़ी एल्युमिनियम की चादर है। तो इसी पट्टे के एक शिखर पर, मतलब एक ऊंचाई पर 1 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल की एल्युमिनियम की एक चादर है, यानी पट्टी है, कोई प्लेट है। अगली सुबह वो यदि धातु के चादर को छूता है तो क्या उसे कोई विद्युत आघात लगेगा, ये पूछा जा रहा है। तो कह रहा है हाँ, यदि वो धातु की पट्टी को अगली सुबह छूता है तो बिजली का झटका लगेगा उसको। अब देखिए उसका कारण क्या है। इसका कारण है कि एल्युमिनियम की पट्टी और पृथ्वी एक संधारित्र बनाती हैं, यानी पृथ्वी की सतह एक तरह से एक प्लेट बन गई और ऊपर जो एल्युमिनियम की पट्टी रखी गई वो एक प्लेट बन गई, और ये जो पट्टा हमने रखा है ये विद्युत रोधी है, यानी इंसुलेटर है। तो जाहिर सी बात है कि ये परावैद्युतांक यानी डाइलेक्ट्रिक की तरह काम करेगा। तो कह रहा है जिसमें अवरोधी पट्टी यानी स्लैब एक परावैद्युत बनाती है, तो जाहिर सी बात है पृथ्वी एक सतह हो गई और एल्युमिनियम की पट्टी एक सतह हो गई, बीच में जो पट्टा रखा गया है वो विद्युत रोधी है यानी डाइलेक्ट्रिक है, परावैद्युत पदार्थ है। तो जाहिर सी बात है कि एक संधारित्र बन गया, यानी 2 पट्टी हो गई तो दोनों पट्टी के बीच में परावैद्युत भरा है, डाइलेक्ट्रिक, तो एक तरह से कैपेसिटर की तरह काम करेगा, तो इसलिए वो झटका हमको लगेगा। तो वही कह रहा है कि जिसमें अवरोधी पट्टी यानी स्लैब एक परावैद्युत बनाती है, आवेश की नीचे की ओर वर्षा से एल्युमिनियम की पट्टी का विभव बढ़ जाता है, अर्थात 1800 एम्पीयर की अनावेशित धारा द्वारा यह आवेशित हो जाती है, जो धारा वायुमंडल से नीचे आ रही है। आप ध्यान दीजिए, आवेश की नीचे की ओर वर्षा क्यों हो रही है? क्योंकि अभी हमने पढ़ा है कि जो पृथ्वी के ऊपरी वाला सतह है जहां पर वायुमंडल खत्म होता है 400 किलो वोल्ट पर है और नीचे विद्युत क्षेत्र 100 वोल्ट पर मीटर का चेंज आ रहा है, यानी मान लें 100 वोल्ट का विभव है तो 4000 वोल्ट या 400 किलो वोल्ट 4000 से भी ऊपर चला जाएगा और नीचे 100, तो विभवांतर उत्पन्न हो गया। तो उच्च विभव से निम्न विभव की ओर विद्युत धारा प्रवाहित होगी। तो जाहिर सी बात है कि आवेश के प्रवाह को ही धारा कहते हैं, इसीलिए कह रहा है कि आवेश की नीचे की ओर वर्षा से एल्युमिनियम की पट्टी का विभव बढ़ जाता है। तो वायुमंडल में जो आवेश की वर्षा हो रही है उससे एल्युमिनियम की पट्टी का विभव बढ़ जाएगा, अर्थात 1800 एम्पीयर की अनावेशित धारा द्वारा यह आवेशित हो जाती है। जो धारा वायुमंडल से नीचे आ रही है, जाहिर सी बात उच्च विभव से निम्न विभव की ओर धारा बहती है, तो चूंकि वायुमंडल के ऊपर विभव ज्यादा है और नीचे कम है तो ऊपर से नीचे की ओर करंट का फ्लो होगा। जब हम एल्युमिनियम की पट्टी को छूते हैं तो धारा हमारे शरीर से होकर पृथ्वी में चली जाती है। यह आवेश प्रवाह एक विद्युत धारा बनाता है तथा हम झटका महसूस करते हैं। तो जाहिर सी बात है कि प्लेट में करंट होगा, हमारा शरीर चालक की तरह काम करता है, और अगर चप्पल नहीं पहने होंगे पृथ्वी में खड़े होकर छू लेंगे तो उस प्लेट से हमारे शरीर में होते हुए पृथ्वी में धारा चली जाएगी, तो हमें झटके का अनुभव होगा। देखिए 1800 एम्पीयर इसलिए दिया गया है क्योंकि यहाँ पर दिया गया हो गया, देखिए प्लस 1800 कूलाम है। तो अब आगे पढ़ते जाएंगे तो पता चलेगा हमको। तो 1800 कूलाम है पॉजिटिव आवेश, तो इसका प्रवाह होगा तो जाहिर सी बात है कि 1800 एम्पीयर की धारा होगी, क्योंकि Q = IT होता है, तो I = Q/T। तो 1 सेकेंड अगर रखा जाएगा तो 1800 एम्पीयर की करंट आएगी। तो इस प्रकार से हमें झटका क्यों लगता है ये भी समझ में आ गया। अब देखिए सी वाला पॉइंट पढ़ते हैं। कह रहा है वायु की थोड़ी सी चालकता के कारण सारे संसार में औसतन वायुमंडल में विसर्जन धारा 800 एम्पीयर मानी जाती है। कह रहा है थोड़ा बहुत हवा में कंडक्टर का गुण है, थोड़ा बहुत आवेश इधर उधर चल सकता है,
यानी थोड़ी बहुत चालकता है। तो वही कह रहा है उसी के कारण जब आवेश इधर उधर जाता है तो दूसरे आवेश से टकराएगा तो स्पार्किंग होगी। तो उसी स्पार्किंग की वजह से वायुमंडल में विद्युत धारा का विसर्जन होता है। तथा यथा समय वातावरण स्वयं पूर्णतः निरावेशित होकर विद्युत उदासीन क्यों नहीं हो जाता। तो ये कह रहा है कि इस प्रकार से जो स्पार्किंग हो रही है, तो कह रहा है यथा समय वातावरण स्वयं पूर्णतः निरावेशित होकर विद्युत उदासीन क्यों नहीं हो जाता है। दूसरे शब्दों में वातावरण को कौन आवेशित रखता है। तो कहने का मतलब ये है कि थोड़ा बहुत चालकता है, यानी थोड़ा बहुत आवेश इधर उधर चल सकता है, तो दूसरे आवेश से टकराएगा तो विसर्जन होना चाहिए, यानी स्पार्किंग द्वारा न्यूट्रल हो जाना चाहिए, उदासीन हो जाना चाहिए, प्लस माइनस लड़के खत्म हो जाना चाहिए। परंतु ऐसा नहीं होता है कि वातावरण पूरी तरह से उदासीन हो जाए। तो पूछ रहा है कि इसका कारण क्या है। तो यहाँ पर देखिए आंसर दिया गया है कि संपूर्ण पृथ्वी पर लगातार वायुमंडल रहित तड़ित और झंझावतों से निरंतर आवेशित होता रहता है। झंझावतों मतलब बवंडर जो चलते हैं, आंधी तूफान ये सब। तथा इससे सामान्य मौसम की स्थिति में सामंजस्य रहता है। तो जैसी बात है कि मोटी बात अगर हम बात करें तो फोटान आ रहे हैं सूरज से, वो टकराते हैं वायुमंडल के छोटे छोटे हवा के कणों से, टकरा करके उन्हें एक स्थान से दूसरे स्थान पर विचलित कर देते हैं। जैसे कोई गेंद दूसरी गेंद से टकरा जाए, तो उसी प्रकार फोटान जब हवा के कणों से टकराते हैं तो उनको उथल पुथल पैदा हो जाती है, क्योंकि इधर उधर भागने लगते हैं। उसी कारण से आंधी तूफान ये सब आते हैं। तो उसी वजह से फिर से अब जब फोटान टकराएगा तो जाहिर सी बात है कि परमाणु से बन करके हवा बनी है, जैसे हाइड्रोजन का परमाणु हो गया या अणुओं से बन के मिल के बनी, तो बाहरी कक्षा के जो इलेक्ट्रॉन है अगर उनसे टकरा गया फोटान तो उनको बाहर निकाल देता है, तो फिर पॉजिटिव चार्ज बन जाएगा। तो इस प्रकार से आवेश फिर से बन जाता है। तो वही कह रहा है कि संपूर्ण पृथ्वी पर लगातार वायुमंडल तड़ित और झंझावतों से निरंतर आवेशित होता रहता है। तड़ित मतलब जो बिजली चमकती है, और झंझावतों मतलब जो बवंडर आते हैं, हवा आंधी तूफान। तथा इससे सामान्य मौसम की स्थिति में सामंजस्य रहता है, और इसी कारण से मौसम कैसा होगा इसमें भी असमंजस रहता है। अतः वायुमंडल वैद्युतीय रूप से तटस्थ नहीं रह सकता है। अतः वायुमंडल में ऐसा नहीं हो सकता है कि उसमें उदासीनता आ जाए, कहीं न कहीं आवेश बन ही जाता है। अब क्वेश्चन नंबर डी देखिए, पूछ रहा है, कह रहा है तड़ित के दौरान वायुमंडल की विद्युत ऊर्जा के किन रूपों में क्षयित होती है। तड़ित मतलब जब बिजली चमकती है। इसमें देख लेते हैं। The discharging current, ये what are the form of energy into which the electric energy of the atmosphere is dissipated during a lightning। lightning का मतलब तड़ित, यानी जब बिजली चमकती है, बादल गरजते हैं, तो उस समय विद्युत ऊर्जा किन किन रूपों में क्षयित होती है। तो जाहिर सी बात है कि बिजली जब चमकती है तो हमें एक तो लाइट दिखती है, दूसरी आवाज़ होती है। तो विद्युत ऊर्जा एक तो ध्वनि ऊर्जा में बदल गई, साउंड एनर्जी में, दूसरा लाइट यानी प्रकाश ऊर्जा में, और तीसरा कुछ न कुछ ऊष्मा निकलती होगी तो ऊष्मा में बदल गई। तो इसको देखते हैं। तो देखिए कह रहा है कि तड़ित के दौरान वायुमंडल की विद्युत ऊर्जा प्रकाश, ऊष्मा एवं ध्वनि के रूप में बिजली धड़कने कड़कने के साथ मिश्रित हो जाती है। तो जो हम देखते हैं तो उसमें बिजली चमकती है, बड़ी तेज आवाज़ होती है, तो प्रकाश ऊर्जा और ध्वनि ऊर्जा दो तो दिखती हैं, और तीसरा बिजली चमकेगी तो प्रकाश निकल रहा है, तो जहाँ से प्रकाश निकलेगा वहाँ पे गर्माहट जरूर होगी, तो ऊष्मा के रूप में भी विद्युत ऊर्जा का क्षय होगा। तो इस प्रकार से ये सारे क्वेश्चन खत्म हुए और ये चैप्टर भी खत्म हो गया। अब इसके बाद हम लोग नीट का आंसर पेपर करेंगे।
अब इतना पढ़ने के बाद जब आप नीट का अंसाल पेपर करेंगे तो खुद ही महसूस होगा कि एनसीईआरटी पढ़ने के बाद नीट के क्वेश्चनों में कितना दम है। तो ठीक है, आज का लेक्चर यहीं तक।